नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपका राज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं कशिश और खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी के गोंडा से है, जहां घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है। गिरजा, शारदा और सरयू बैराज से लगातार पानी छोड़ा गया है। जिला प्रशासन ने तरबगंज और करनैलगंज तहसील को अलर्ट मोड पर कर दिया है। सभी 28 बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। इन चौकियों पर 100 से अधिक राजस्व कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तैनाती की गई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी के बढ़ते जलस्तर के बारे में सूचित किया जा रहा है। बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग तटबंध का निरीक्षण कर रहे, जहां कहीं तटबंध की समस्या मिल रही है उसे तुरंत ठीक किया जा रहा है। जिला प्रशासन का दावा, नेपाल और बैराजों से पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर और बढ़ने पर गांव में पानी भर सकता है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो सकती है। बच्चों के स्कूल जाने और पशुओं के लिए चारा लाने में भी दिक्कत आ सकती है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के माध्यम से और अलग अलग अधिकारियों के माध्यम से भी लगातार निगरानी की जा रही है। घाघरा नदी वर्तमान में खतरे निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर प्रवाहित हो रही है और इससे जो है इसमें वर्तमान जो डिस्चार्ज चल रहा है लगभग 3,69,000 क्यूसेक का चल रहा है। इससे 11 गांव 2 तहसीलों के प्रभावित हुए हैं। लगभग 56 मजरे इसमें प्रभावित हैं बाढ़ से और सभी जगह पर हम लोग के पास जो भी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे सबदंश की दवा हो या औपचारिक व्यवस्था हो या राहत किट की व्यवस्था, तो सभी तरह की व्यवस्थाएं हमारे पास हैं और संबंधित अधिकारी कर्मचारी सभी को जो है विभिन्न विभागों के सबको अलर्ट किया गया है कि जो भी हमारे बाढ़ शौचालय हैं या बाढ़ चौकियां हैं उस पर वो लोग अपना समय दें और जा करके क्षेत्र भ्रमण करें। कहीं कोई पब्लिक जिस प्रकार की परेशानी आती है उसको दूर करें। पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने नावें भी लगा रखी हैं ताकि जो भी जन समुदाय है उनके आवागमन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जिस तरह से बैराज से लगातार पानी छोड़े जा रहे हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, क्या लगता है कि जलस्तर और बढ़ेगा? हाँ, जलस्तर का अभी बढ़ने की संभावना है और हम लोग उसी हिसाब से अलर्ट पर हैं। सभी अधिकारीगण अलर्ट मोड पर हैं और जैसा भी होगा जो भी समस्या आएगी हम लोग उसका सामना करने के लिए तत्पर हैं। और डेंजर लेवल से कितने सेंटीमीटर ऊपर होगा? डेंजर लेवल से कितने? 45 सेंटीमीटर ऊपर प्रवाहित हो रही है। नमस्कार, मैं एसके सिंह, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज चैनल। इस समय हमारी उपस्थिति गोंडा जनपद के बाढ़खंड द्वारा निर्मित सकरौरा भिखारीपुर बांध पर इस समय हमारी उपस्थिति है। इसकी लंबाई लगभग 22 से 23 किलोमीटर। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, बगल के रहने वाले लोग हैं। हम उनसे जानेंगे बाढ़ की स्थिति अगर आती है तो आप लोगों को किस किस समस्या का सामना करना पड़ता है। आपका क्या नाम है सर? आपका? मेरा नाम हरिशंकर सिंह है। मैं सनोली मोहम्मदपुर का रहने वाला हूँ। ये जो आप बंधे के किनारे ही आपका गांव है? हाँ, ये बंधे ग्राम सभा बड़ी है जी। इसमें तमाम मजरे हैं जी। जिसमें सनोली मोहम्मदपुर पूर्वेनपुरवा ग्राम हमारा है। अच्छा, ये बाढ़ की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है? बाढ़ की स्थिति जब होती है तो बांध कट जाने पर यहाँ पानी भर जाता है और हमें यहाँ से बाहर जाकर पीटी बंधा पार करके रुकना पड़ता है। बीच में पानी भर जाता है और जब बाढ़ की स्थिति बढ़ती है इसकी हम अपने हिसाब से आकर देखते रहते हैं क्या स्थिति है। तो कभी बंधा कटा था इसके? हाँ, बंधा कटा था। 2020 में कटा, 2018 में कहाँ कटा था? 2020 में कटा था। यही आसपास में कहीं? नहीं, 2020 में कटा था यहीं आसपास, जी। ये बच्ची माझा के पास। तो आपके गांव पानी भर गया? हाँ, पानी तब भर गया था। समस्या तो आई होगी? हाँ, समस्या आई। इस समय तो बाढ़ फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, नियंत्रण में खतरे के ऊपर नहीं बह रही नदी, अभी लेकिन समस्या जो उत्पन्न होगी बाढ़ नियंत्रण खंड द्वारा कुछ प्रबंध किए गए? हाँ, प्रबंध किए गए हैं। यहाँ विभाग द्वारा तमाम मशीनों का इंतजाम किया गया है। इमरजेंसी पड़ने पर जी। उनका प्रयोग किया जाएगा और रिजर्व स्टॉक इन लोगों ने तमाम बोल्डर रखा हुआ है, झामा रखा हुआ है, बोरियों में भरी मिट्टी और झामा सब रखा हुआ है। ये ट्राली अभी मिट्टी लेके आई है? हाँ, ट्राली मिट्टी लेकर के आई है और रेनकट पर काम जारी है। कोई कोताही नहीं की जा रही है। कार्य उस स्तर पर किया जा रहा है। मतलब आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। मतलब गांव वाले हैं बगल के गांव के? हाँ, बगल के गांव के हैं। गांव वाले हम लोग संतुष्ट हैं। आप गांव के हैं? आप गांव के हैं? ये गांव सोनाली मोहम्मद, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल भाई, यहाँ किस गांव के रहने वाले हैं? सोनाली मोहम्मद। सोनाली मोहम्मदपुर जी। ये जो सिस्टम विभाग द्वारा बनाया गया है बाढ़ नियंत्रण को लेकर के, उत्पन्न होने वाली समस्या को नियंत्रित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है उसको लेकर कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? सर, हम इसको देख के संतुष्ट हैं और ये हमारे इमरजेंसी पड़ने पे, अगर इमरजेंसी पड़ती है तो विभाग द्वारा जो ये चीज़ें यहाँ रखी गई हैं ये हमें इमरजेंसी टाइम पे बहुत सुविधाएं देंगी और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये। मशीन रखी गई है जी।
मतलब ये पुगलंड मशीन है, जी। उधर ट्राली से रेन कट को पाटने का काम किया जा रहा है। जी आप इस गांव के निवासी हैं, पर चाचा जी बता रहे थे कि 2-3 साल पहले यहाँ बंधा कट भी गया था। जी कटा था। समस्या का सामना तो करना पड़ा होगा। बिल्कुल करना क्या पड़ेगा। लगता है इस बार नदी नियंत्रण में है कि कुछ खतरे के निशान के ऊपर जाएगी? इस बार अभी तो नदी रुकी हुई है, पानी अभी रुका हुआ है। बाकी विभाग के द्वारा सुविधाएं अच्छी की गई हैं, तो आशा यही है कि कुछ होगा नहीं, कटेगा नहीं इस बार। मतलब है जी। व्यवस्था ठीक ठाक। जी जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ ग्रामीणों ने बातचीत करते हुए बताया कि विभाग के द्वारा बाढ़ नियंत्रण खंड गोंडा के द्वारा जो तमाम वैकल्पिक व्यवस्था बनाए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पोकलैंड है और रेनकट को भी पाटा जा रहा है। आकस्मिक व्यवस्था लेकर अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। फिलहाल पल पल हमारे चैनल खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज चैनल से जुड़े रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी न्यूज चैनल गोंडा। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आजमगढ़ में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसमें जनसंपर्क सेवा कार्य और सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश को अपनी संपत्ति मानती है और लोकतंत्र का अपमान कर रही है। पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी जिला पंचायत सीटों पर प्रत्याशी उतरेगी। चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से जनता का विश्वास मजबूत हुआ है और विपक्ष निराश होकर नकारात्मक प्रचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण हमारा अभियान, एक जनसंपर्क का, व्यापक जनसंपर्क का अभियान सेवा पखवाड़े के रूप में 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक हमारी पार्टी ने अलग अलग स्वरूपों में कार्यक्रमों की रचना की है। उसमें से कुछ कार्यक्रम सेवा से जुड़े विषय हैं, कुछ रचनात्मक हैं, कुछ हमारे संगठनात्मक विषय हैं और कुछ हमारे सरकार के कामकाज का लेखा जोखा है। उस सारे अभियानों को लेकर हम जनता के बीच में 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में हमने कार्यक्रमों की रचना की है। उसमें स्वास्थ्य शिविर भी हम लोग लगवाएंगे, मेडिकल रक्तदान शिविर भी लगवाएंगे, स्वच्छता का अभियान भी चलवाएंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी करेंगे और लोकल फॉर वोकल के अभियान के तहत खादी को प्रमोट करने के लिए 2 अक्टूबर को हम लोग प्रेरित करेंगे सभी लोग, देश के नागरिकों को वो स्थानीय उत्पादकों की खरीद पर ज्यादा ध्यान दें। इस प्रकार के कार्यक्रम अभियान है, हमारे विचार गोष्ठी है। अलग अलग स्वरूपों में हम लोगों ने पूरे कार्यक्रम को डिजाइन किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से और महात्मा गांधी जी की जयंती तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक व्यापक जनसंपर्क के कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जाएगी। यूपी के भारतीय किसान मंच और गौ सेवा परिषद ने लखनऊ से रायबरेली तक किसान और गौ सम्मान यात्रा निकाली। यात्रा का उद्देश्य किसानों और गायों को सम्मान के लिए जागरूकता फैलाना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ पासी ने इसका नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि गाय लक्ष्मी का रूप है और हर घर में गाय पालनी चाहिए। यात्रा के दौरान गांव में स्वागत हुआ और रायबरेली में प्रेस वार्ता में सरकार की योजनाओं को सराहा गया। मीडिया सलाहकार सुनील कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। मेरा उद्देश्य ये है कि आज सबसे पहले बात तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सिद्धार्थ पासी जी, उनका आगमन है। प्रथम आगमन अध्यक्ष बनने के बाद वो लखनऊ से सीधे अपने गृह जनपद आए हुए हैं। इसके लिए कार्यकर्ता जगह जगह हमारे भारतीय किसान मंच के उन्हें स्वागत कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। ये एक बड़ी पहल है कि पूर्वांचल में जहाँ पर हम लोग कहते थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अब यहाँ दिख रहा है कि पूर्व में भी हमारा विस्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जिस तरह इनकी लोकप्रियता किसानों में बढ़ रही है, इसको देखते हुए इन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और पहली बार ये जनपद में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास एवं भरोसा है कि किसानों के लिए ये हर संभव प्रयास करेंगे जिसमें किसानों का हित हो। मैं अध्यक्ष भारतीय गौ सेवा परिषद का हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है गौ माता और सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। गिरावली में गिरावली में जी गाय की बड़ी दयनीय स्थिति है 2 सालों में, इसके बारे में क्या कहना है? रायबरेली में जितनी भी गौशालाएं हैं उनका निरीक्षण करूंगा और आपको पता होगा इससे पहले भी मैं आया था तो जिन जिन गौशालाओं में अनियमितता पाई गई थी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई थी और कुछ सस्पेंशन भी हुए थे। और इस बार भी मैं भ्रमण करके गौवंशों के बारे में वास्तविक स्थिति की
ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमारे सारे कार्यकर्ता और हम खुद जा करके गौवंश को देखो, क्योंकि गौवंश जो है वो एक किसान के लिए बहुत ही और हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, माँ है वो हमारी। उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसमें अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, गौशालाओं में अनियमितता कर रहा है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और करवाई जाएगी। अगर जी जैसा कि लगातार रायबरेली में देखा जा रहा है कि गौशालों में 4-4, 5-5, 8-8 गाय एक साथ मरी मिलती है, तो इस पर जो है देखिए उन पर विभागीय कार्रवाई हो, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उन सबके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। और मैं पूरी तरह से भ्रमण करके देख रहा हूँ जो वास्तविक चीजें हैं उनको सरकार तक पहुँचाऊंगा और माननीय न्यायालय तक पहुँचाया जाएगा। यूपी के कानपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा उन्हें गुंडा कहे जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुतला फूंकने की कोशिश पर पुलिस से झड़प हो गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया और बर्बरता की। प्रदर्शनकारियों ने राजभर से माफी की मांग की और उनके बयान को असंवेदनशील बताया। मौके पर पहुंचे एसीपी ने बताया कि केवल हल्की धक्का मुक्की हुई थी और स्थिति नियंत्रण में है। छात्रों ने चेतावनी दी कि ऐसे बयानों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। देखिए, जो बाराबंकी की घटना हुई है उसके संबंध में और माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ शब्द बोले गए हैं, जिस पर एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन सांकेतिक करने की वो थी। परेड पे पर्याप्त पुलिस बल था और स्थिति नियंत्रण में रही, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आई नहीं। देखिए, पुतला दहन करना और न करना ये चूँकि अलग एजेंडा ही है। पुतला दहन करने से रोकने के लिए हमारा पर्याप्त पुलिस प्रबंध था और इस संबंध में थोड़ी बहुत आपस में धक्का मुक्की हुई है, लेकिन स्थिति सामान्य है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री द्वारा जिनका नाम ओम प्रकाश राजभर है, उनके द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा गया है। जबकि विद्यार्थी परिषद सदैव से कहती आई है कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने सिर्फ ना ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा, बल्कि देश की संपूर्ण छात्र शक्ति को गुंडा कहने का कार्य किया है और इसके लिए वो माफ़ी मांगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे मंत्रियों को बाहर निकालने का काम करें अपने मंत्रिमंडल से। आज क्या प्रदर्शन किया है? आज हम लोगों ने ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंकने आए थे, जिसमें एक बार फिर जिस तरह से विगत दिनांक 1 सितंबर को जबकि रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का शांतिपूर्वक धरना चल रहा था, पर कुछ अज्ञात लोग उसमें शामिल होते हैं। वहाँ की हमारी विद्यार्थी परिषद की छात्रा बहनों के साथ, वहाँ के छात्रों के साथ, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं। मुझको किंतु कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करते हैं, किंतु पुलिस उन अराजक तत्वों को न पकड़ के हमारे कार्यकर्ताओं के बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करती है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ तमाम पुलिसकर्मियों से, लाठीचार्ज करने का भी एक नियम होता है। आप कमर के नीचे लाठीचार्ज करिए, लेकिन जिस तरह मीडिया बंधुओं आप सबके माध्यम से जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस तरह कितनी बर्बरता से हमारे कार्यकर्ताओं को, वहाँ के छात्राओं को मारा जा रहा है। इस प्रकार मारा जा रहा है कि हम लोग जब गर्मी का मौसम खत्म होने के बाद सर्दियों में रजाई कितने निकालते हैं, तो उनको एक बार धूल हटाने के लिए जिस प्रकार कूटते हैं, उस तरह कूटने का कार्य कर रहे हैं। आखिर उनकी पुलिसकर्मियों की मानसिकता क्या थी? क्या उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से रिश्वत ली थी? क्या इस पे हम लोगों ने, हमारे एक प्रतिनिधिमंडल ने मिलके वहाँ के जो आईजी रेंज है प्रवीण कुमार जी, जिनको जांच सौंपी गई है, उनको ज्ञापन दिया है। उसके परिणाम स्वरूप आज कल रात में विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ FIR भी हो गई है, धोखाधड़ी की FIR हो गई है। किंतु अभी तक पुलिस प्रशासन ने सिर्फ अधिकारियों ने CO और वहाँ के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है। अभी तक वो अभी तक अराजक तत्वों को नहीं पकड़ पाए हैं। यूपी के मेरठ के सूरजकुंड गौशाला में नगर निगम की लापरवाही से 5 गायों की मौत हो गई और बाकी की हालत गंभीर है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए की सरकारी मदद के बावजूद चारे और देखभाल की उचित व्यवस्था नहीं है। पहले भी कान्हा उपवन गौशाला में इसी तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। लोगों ने मांग की कि दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो। मेयर हरिकांत अलवालिया ने कहा कि जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के मेरठ में प्रतापपुर थाने क्षेत्र के अंदर कान्हा उपवन गौशाला के अंदर गायों की बड़ी संख्या में वहां पर भूख और प्यास से मृत्यु हुई थी, जिसके बाद नगर निगम के एक अधिकारी उसमें जेल भी गए। उसके बाद अब आज सूरजकुंड के ट्रॉमा सेंटर के अंदर वही घटना दोबारा दोहराई गई। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए मेयर साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे।
कान्हा उपवन गौशाला के अंदर जो घटना हुई उसके बाद यही घटना दोबारा यहाँ पर दोहराई जा रही है। आप मेयर है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने कान्हा उपवन की बात करी जी, उसके लिए जब ये प्रकरण सामने आया था, सबसे पहले उसकी जांच के लिए मेरे महापौर कार्यालय से पत्र गया था और उसकी सूचना मैंने हर एक को दे दी थी कि इस तरह का विषय, उस पर जांच बैठी थी और उस जांच का जो भी कुछ उस पर निर्णय हुआ है, जो नियम अनुसार जांच होती है, तो उस नियम अनुसार जांच हुई थी। उसमें जो भी कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। अब जो गौशाला की जो उस समय की स्थिति थी और जो आज की स्थिति है, वो बिल्कुल एक तरीके से बदल चुकी है और कम से कम बाद में हम जो सुधार कर पाए वो आप लोग भी वहाँ कभी जाके देख सकते हैं। सुदर्शन टीवी ने जब उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, तो जो नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी थे आपके डॉक्टर हरपाल, उन्होंने सुदर्शन टीवी को मतलब हमें फोन किया था, व्हाट्सएप कॉल की थी और खबर को ड्रॉप करने के लिए हमसे कहा गया। फिर आज वही स्थिति दोबारा उत्पन्न हो रही है मेरठ के अंदर। मैं वही बता रहा हूँ, तो आज जो स्थिति फिर दोबारा सामने इस तरह का विषय आया, तो निगम के अधिकारियों से कुछ इनका कहना कुछ और है, जो हमारे सम्मानित पार्षद है इनका कहना कुछ और है। तो इसके लिए जो यहाँ पे सबसे बड़ी जांच होती है, ये पहली बार इस तरह होता है कि मंडला आयुक्त स्तर पर मेरे यहाँ से पत्र चला गया है। मैंने इसमें बिल्कुल निष्पक्ष जांच की मांग करी है और उसकी प्रतिलिपि जिला अधिकारी को भी गई है और मैंने सम्मानित पार्षदों को भी दे दी। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत जल्द निर्णय आएगा और जो सत्यता है वो सामने आएगी। योगी सरकार अगर गौशालाओं की बात करें तो उनको जो है दुरुस्त करने के लिए तमाम तरह की जो है बातें कही जाती हैं, लेकिन वो यहाँ आकर कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रही है मेरठ के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं जो क्या इसमें मैं ये पूछना चाहूंगा, आप जो है यहाँ के मेयर हैं, क्या अधिकारियों की इसमें संलिप्तता है? देखिए, जो ये सब जांच के विषय है, आप समझ सकते हैं जांच के विषय है और मैंने जांच पहले भी बैठाई थी, जिसकी कार्रवाई जो भी कुछ है, और अभी फिर दोबारा मैंने इस बार जांच निगम के अधिकारी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, इसे कमिश्नर रैंक पे इसकी जांच होगी। वो उनके बड़े अधिकारी हैं और मैं समझता हूँ जो भी है सत्यता वो सामने आएगी। जो दोषी अधिकारी पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? वो तो जो दोषियों का कार्रवाई होगी, दोषी को कौन छोड़ देगा, ये है सीधा। बिल्कुल, तो ये तो हमारे साथ हरिकांत अहलूवालिया मेयर, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर एक टीम गठित की जाएगी और उसकी जांच जो है कमिश्नर स्तर पर कराई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज मेरठ। कान्हा उपवन गौशाला के अंदर एक घटना हुई थी मेरठ के अंदर, जहां पर बड़ी संख्या में गौ माता भूख और प्यास से मर गई थी। उसके बाद उसमें नगर निगम के अधिकारी भी जो है जेल गए और उसमें आप लोगों ने भी जो है बड़े स्तर पर आवाज उठाई थी। मेयर साहब से भी आपकी बातचीत हुई है, मेयर साहब का क्या कहना है कि अगर इस तरह की स्थिति दोबारा मेरठ के अंदर हो रही है तो उसका क्या कारण है और कौन लोग दोषी हो सकते हैं? देखिए, मेयर साहब तो चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी लिख के जो है केवल जांच के ऊपर आधारित है, लेकिन जो हिंदू संगठन है, हिंदू समाज है, उसमें रोष है। इस तरीके से कान्हा उपवन के अंदर कई गाय मरी, वहां चारा खा गए, चारा घोटाला कर दिया इन लोगों ने। उसमें नगर आयुक्त, नगर निगम की पूरी जितने भी कर्मचारी नगर निगम के, वो सब दोषी हैं। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं, हम योगी जी से अपने बात रखना चाहते हैं, रात को रुके भी वो, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमें नजरबंद कर दिया गया, जिससे सच उजागर ना हो जाए, योगी जी के सामने सब बातें ना रख सके। अब तक वो जो घोटाला हुआ है, जिस तरीके से 38 लाख रुपए वो चारा का आता था गाय का, उसमें भी इन्होंने डंडी मारी, क्या करा, गाय को चारा नहीं मिला, कई कई दिन तक वो गौशाला बदहाल हालत में रही। आप देखिए किस तरीके से वहां गाय मरी। उसके बाद डॉक्टर हलपाल, एक आदमी, क्या पूरे उस प्रकरण को एक आदमी दोषी था, जेल भेज दिया, बाकी लोगों को बचा लिया गया? किन लोगों ने बचाया? मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से गायों के साथ आज दुर्दशा हो रही है, आज दोबारा एक कान्हा उपवन गौशाला के बाद दोबारा आज फिर से गाय मरी पड़ी हुई है। आज फिर से पार्षदों ने धरना दिया, 2-3 घंटे धरना चला। तो बार बार इस तरीके से ये नगर आयुक्त भ्रष्ट, उसके नीचे जो अधिकारी हैं वो सब भ्रष्ट और भ्रष्टाचार की ही देन है, जिससे गायों की हत्या हो रही है। गायों की हत्या और गायों को मारा जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करी जा रही है, यहाँ सरकार की छवि खराब करी जा रही है और कार्रवाई के नाम पे शून्य। जो जीरो टॉलरेंस वाली बात ऊपर से होती है वो नीचे धरातल पे आगे शून्य हो गई है।
ना तो कोई अधिकारी हटा। इतनी बड़ी घटना कालापन की होने के बाद भी आज तक नगर आयुक्त कुर्सी पे बैठा हुआ है। आज तक सारे वो जितने कर्मचारी हैं वो सब जो है आज तक अपनी कुर्सियों पे जमे बैठे, कुछ नहीं हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपका मेरठ में जो आगमन, जो आपका दौरा था, उस दौरे का कोई भी किसी तरीके का असर इन बेशर्मों पे नहीं पड़ा। गाय की हत्या हो रही है, सारा पैसा खाया जा रहा है नगर निगम के अंदर, दबा के पैसे खा रहे हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो केवल जो है लीपा पोती, चिट्ठी वहां लिख दी, वहां जांच हो रही, वहां हो रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जनता ने वोट दिया इसलिए दिया कि हम ये दिन देखेंगे जो गायें मर रही है आज की डेट में। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी और ऐसे अधिकारियों को भी। जिस तरीके का अभी मेयर साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि नगर जो है हम इसकी जांच कराएंगे और कमिश्नर लेवल से इसकी जांच कराई जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि उन अधिकारियों का काला चिट्ठा खुलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? कोई जांच नहीं, सब अधिकारी आपस में मिले हुए हैं। जितने भी अधिकारी एक दूसरे को कहीं ना कहीं बचाव के लिए, अगर दो आदमी कह रहे हैं कार्रवाई करो तो दो आदमी फोन करोगे कि बचाव करो इस आदमी का, बताओ कहां कार्रवाई हो जाएगी? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के अलावा, योगी जी के अलावा जनता को किसी का विश्वास नहीं है, ना कोई अधिकारी, ना कोई कर्मचारी और ना कोई जनप्रतिनिधि। अगर हमारी मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, या तो जनता के सीधा जो है संवाद जनता से बनाया जाए, समाज के लोगों से बनाया जाए, अन्यथा इसी तरीके से गायें मरती रहेंगी और ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चलते रहेंगे और ऐसे ही अधिकारी इन कुर्सियों पर बैठ के ऐसी गाय माता को मरवाते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही आपके सामने, मीडिया के सामने चिल्लाते रहेंगे। कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले, स्वयं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इसे ट्विटर रिट्वीट कराइए, जब जाके जो है मुख्यमंत्री जी को सुनाई देगी हमारी आवाज, और जब जाके कार्रवाई होगी, वरना ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी गाय माता हमारी मरती रहेगी। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर 1 माह से खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे 200 गांव प्रभावित हैं और 2 लाख लोग त्रासदी झेल रहे हैं। जल भराव से खुजली, फंगल और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां फैल रही है। सीएमओ ने बताया कि कैंप में लगातार 47,000 मरीजों का इलाज हुआ है। कई पक्के मकान ढह गए हैं और सड़कें कटने से लोग नावों से सफर कर रहे हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। हमारे जनपद में 7 ब्लॉकों में 5 ब्लॉक जो है बाढ़ प्रभावित हैं। उसमें हम डेली कैंप लगा रहे हैं, प्रत्येक गांव में जाकर अलग अलग गांव में लगाते हैं हम डेली। उसकी मेरे पर रिपोर्ट है और हम अभी तक 694 गांव में कैंप लगा चुके हैं, जिसमें 45,278 लोगों को दवाई दी जा चुकी है। अलग अलग जो बीमारियां हैं, जैसे बुखार है, वायरल ज़्यादा है, उसकी दवाई दी जा रही है। फंगल इन्फेक्शन है, पैरों में या अंडर गारमेंट्स में फंगल है, वो होता है, इसके बाद बाढ़ में होता है ना, उसकी दवाई हम दे रहे हैं। और बुखार के मरीज हैं उनकी हम मलेरिया, डेंगू, चिकन सबकी जांच करा रहे हैं। उसमें कोई नेगेटिव आ रहा है, लेकिन वायरल है तो वायरल तो उसकी दवाई चल रही है सब पे। वायरल की संख्या जिले में काफी मात्रा में है। वायरल अब सीजन चल रहा वायरस का, तो वायरस होता ही है और ये 6-7 दिन में सही हो जाता है। यूपी के संभल में मुख्यमंत्री बंधन योजना के तहत 87 धार्मिक तीर्थों का पुनर्द्वार किया जा रहा है। अब तक 8 तीर्थों के लिए 6 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गई है। यम तीर्थ को लेकर विशेष महत्व बताया गया है, जहां स्नान और परिक्रमा से यम कष्ट दूर होते हैं। राजस्थान से आए कारीगर तेजी से कार्य कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने तीर्थों के विकास पर खुशी जताई। प्रशासन का कहना है कि धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल है। संभल में सभी तीर्थों और महाकूपों के पुनरुद्धार का काम चल रहा है। इसी के अंतर्गत 3 तीर्थों के निर्माण के लिए शासन से भी धन आया है। शेष की जो डीपीआर है वो हमने डिटेल में भेजी है। उसके अतिरिक्त जो यमघंट तीर्थ है उसका वंदन योजना के अंतर्गत लगभग 1.25 करोड़ रुपए आए थे, उससे निर्माण कार्य चल रहा है। उसके अतिरिक्त जो ग्राम नगर पालिका परिषद का 15वां वित्त है, उससे हम चतुर्मुख कूप का पुनरुद्धार करा रहे हैं और चतुर्मुख कूप के साथ ही पिशाच मोचन है, उसका भी हम CSR के माध्यम से और नगर पालिका परिषद के माध्यम से पुनरुद्धार करा रहे हैं। सर, क्या यह मुख्यमंत्री बंधन योजना के तहत हुआ? ये वंदन योजना है नगर विकास की, उसी के अंतर्गत कार्य। सर, कितना बजट होगा इसके लिए? इसका 1.25 करोड़ रुपए है एक का, तो बाकी जो 3 के लिए आया वो 5 करोड़ रुपए बजट आया। बाकी शेष सभी का एक साथ भेजा हुआ तो एक साथ पूरा बजट आएगा। तो उससे पूरे जनपद में जितने भी तहसील में हमारे तीर्थ मिले हैं, जो गंगा जी और रामगंगा जी के बीच 3 योजन या 36 किलोमीटर की दूरी के बीच में है, उन सभी का पुनरुद्धार होगा।
अच्छा, कितने तीर्थों का बजट पास हो गया है और कितना बाकी रह गया है? अभी 5 जो हमारे तीर्थ हैं उनका बजट पास हुआ है। उसके अतिरिक्त 3 का निर्माण पहले हो गया था और कुल 8 का एक तरह से या तो निर्माण चल रहा है या निर्माण हुआ है। शेष जो हमारे तीर्थ हैं उन सभी के लिए हमने पर्यटन और धर्मार्थ संस्कृति विभाग से बजट मांगा है, वहाँ से आएगा, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसकी मान्यता है ये, इसके मान लिया इसका जो पानी था नहीं, इसके पानी से मान लिया उन्होंने क्या नाम है बहुत से दुख भी दूर होते हैं और इसके दर्शन करने से इसके मान लिया आदमी की जो भी कुछ गलतियाँ होती है वो भी माफ़ हो जाती है। कितना पुराना कूप होगा ये तो साहब हमने हमारे बड़े बड़ों ने ऐसे ही देखा, बड़े बूढ़े भी ऐसे ही बताते, हमने तो ऐसे ही देखा प्राचीन काल में बताते हैं लोग ऐसे। इस समय काम हो रहा है यहाँ पर, इस समय काम हो रहा है। तत्कालीन सरकारों में विलुप्त हुए संभल के तीर्थों का जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने जिम्मा उठाया है। मुख्यमंत्री बंधन योजना के तहत संभल के तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मेरी उपस्थिति यम तीर्थ पर है जो संभल के 68 तीर्थों में से एक माना जाता है। संभल का यम तीर्थ की मान्यता है कि यहाँ पर यम राज ने कभी एक रात्रि विश्राम किया था और यहाँ पर लोगों की परिक्रमा करने से और कुंड में स्नान करने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। लगभग ये जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है लगभग 7 करोड़ की धनराशि सरकार से स्वीकृत होने के बाद में किया जा रहा है और लगभग ऐसे 8 तीर्थों का सरकार जीर्णोद्धार कराने के लिए 6 करोड़ की जो है स्वीकृति दे चुकी है और सभी तीर्थों का जो है जीर्णोद्धार कराने की प्रयासरत है। मेरी उपस्थिति इस वक्त संभल के यम तीर्थ पर है और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? जी सुशील। सुशील जी, संभल के तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं? जो पिछली सरकारों में विलुप्त हो चुके थे, आज योगी सरकार बंधन योजना के तहत इन तीर्थों का जीर्णोद्धार करा रही है, कैसा लग रहा है? देखिए जी, ऐसा लग रहा है कि 68 तीर्थ 19 को उसमें 8 तीर्थों का काम चल रहा है और जो यम तीर्थ है इसमें भी काम तेजी से चल रहा है 1 महीने से। उससे पहले काम हल्का फुल्का चलता था, लेकिन अब ये काम ज़रा सही तरीके से चल रहा है और ये गेट रोड भी वगैरह बनना है और जो ये यम तीर्थ है इसमें स्नान करते हैं जो भी यात्री आते हैं और इसमें स्नान करके हरिहर के मंदिर पे जा करके सरसों का तेल चढ़ा करके और वो अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। भैया, आपका क्या नाम है? जी, राजकुमार। राजकुमार जी, आप यहाँ वो जीर्णोद्धार करा रहे हैं तीर्थ का, जी, कहाँ से आए हैं और आप जो है कितने दिनों से यहाँ काम करा रहे हैं? जी सर, मुझे यहाँ लगभग महीना भर हो गया। 1 महीने से मैं ये जो 2 गेट हैं उनका काम करवा रहा हूँ सर। कितना काम आपका पूर्ण हो गया है और कितना अभी बाकी है? जी सर, 90% काम हो गया, 10% काम है, बाकी लगभग काम पूरा हो गया पत्थर का। यहाँ तीर्थ पर आप काम कर रहे हैं, आपकी कितनी लेबर काम कर रही है? जी सर, 6 बंदे काम कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? जी सर, बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। संभल के तीर्थों का जीर्णोद्धार करने के लिए आपको मौका मिला है, काम करने के लिए मौका मिला। जी सर, ये बड़ा सौभाग्य की बात होती है। जी, क्या कहेंगे? जी सर, मैं कहना ये चाहूँगा कि अच्छी बात है कि हिंदू का और यहाँ क्या है कि संभल इलाकों में थोड़ा हिंदू दब के रहा है। ये जो सारी चीज़ें बन के उभर के आएंगी तो हिंदू थोड़ा जागृत होगा, यहाँ पे तो थोड़ा नाम होगा हमारा, तो नाम होगा। और ज़्यादातर हिंदुओं के साथ में तत्कालीन सरकारों में शोषण हुआ था और आज संभल के हिंदू इसलिए खुश हैं कि इनके लिए इनके तीर्थों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और लगातार सरकार इनके तीर्थों पर काम करा रही है। भैया, आपका क्या नाम है? हरिओम जी, हम इस वक्त कौन से तीर्थ पर मौजूद हैं? यम तीर्थ है। क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता तो बहुत बढ़िया है, पर 1 हफ्ते पहले तो खैर ऐसे था, थोड़ा बढ़िया हो गया है। ये योगी सरकार में जो भी काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। बस एक समस्या है इस पर, तो ये जो है थोड़ा नीचे रह गया है, रोड से जरा 2-3 फुट ऊंचा उठ जाए तो बेहतर हो जाए। ये पानी भर जाता है। कहीं न कहीं ये समस्या है कि जो रोड से नीचा है जिससे बस्ती का जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो इससे लोग यहाँ पर चिंतित हैं और ये चिंता का विषय भी है। आपका क्या नाम है अंकल जी? रमेश जी, यहाँ पर आप यहीं के वासी होंगे। संभल के 68 तीर्थों में से ये यम तीर्थ एक माना जाता है।
क्या लगता है योगी सरकार क्या और जिस तरीके से तीर्थ का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, क्या और तीर्थों का भी इस तरीके से हो पाएगा? होना चाहिए साहब, सब अच्छा है जो हो गया है, होना चाहिए, और ये बहुत बढ़िया है जो हो गया है। तो कहीं ना कहीं तीर्थों का जीर्णोद्धार करने के लिए लगभग 8 तीर्थों का जो जीर्णोद्धार के लिए तेजी से काम चल रहा है और लगातार यहाँ पर जो मजदूर हैं लगातार काम करते जा रहे हैं और संभल के हिंदुओं में उत्साह और खुशी की लहर देखी जा रही है। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। यूपी के ललितपुर के आदिवासी बहुल गांव माजरा टपरियन मालवनी के ग्रामीणों और छात्रों ने सड़क की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि गांव तक कोई रास्ता नहीं है, जिससे बीमारियों और शिक्षा के लिए परेशानी होती है। एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सड़क नहीं बनी तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विधायक से कई बार मांग के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण ने शासन से वन विभाग की अनुमति दिलाने की अपील की। मजरा मलावनी टपरियन में एक बहुत बड़ी समस्या आदिवासी परिवारों के साथ खड़ी हो गई है। चूँकि यह गरीब परिवार वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार से जब मांग की गई तो इनके लिए लाइट और वहाँ पर जल विभाग की व्यवस्था की गई। चूँकि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रोड। इस समय वहाँ पर यह परेशानी है कि रोड की इतनी खराब स्थिति है कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक वृद्ध बीमार हुआ तो वहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं पहुँच पाई और वो भी इस घटना के कारण ख़त्म हो गया। मैं शासन प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि भली वह ज़मीन वन विभाग की हो या किसी भी विभाग की हो, लेकिन रोड डलवाने की अनुमति तो ग्रामवासियों का हक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो पक्की रोड की अनुमति ना दें तो एक सोलिंग गिट्टी रोड या कच्ची रोड जिससे ग्रामवासी आ जा सकें। क्योंकि मोदी योगी जी का सपना भी है कि जनजाति परिवार हमारे हैं, यह सारे लोग जनजाति परिवार के हैं। इनके वहीं पे आवास बने हैं, वहीं पे इनके मंदिर हैं, वहीं पे इनकी 3 पीढ़ियां निवास कर रही हैं। मैं शासन प्रशासन से, चूँकि एक जनजाति एक्ट भी है कि शहरिया परिवार को किसी भी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता है, तो मैं माननीय जिलाधिकारी के समक्ष यह मांग रखने आया हूँ कि आप सभी ग्रामवासियों की मांग को देखते हुए वन विभाग से हम लोगों को रोड डलवाने की अनुमति प्रदान करने की कृपया। यूपी के मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दाशमोतर छात्रवृत्ति योजना पर कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें 2025 से 26 सत्र के पौचल संशोधन और समय सारणी पर प्रस्तुति दी गई। अपर आयुक्त अम्बरीश बिंद, उप निदेशक AK सिंह और सहायक निदेशक सिद्धार्थ मिश्रा ने योजना की जानकारी दी और PPT के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किए। विभिन्न जिला के समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला का उद्देश्य छात्रवृत्ति में आ रही समस्याओं का समाधान हितधारकों को प्रशिक्षित करना रहा। यूपी के वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जहां उन पर रामचरितमानस और तुलसीदास जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। इसको लेकर अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह की याचिका पर MP MLA कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज पर विवेचना शुरू कर दी है। विगत दिनों जो 2023 में 22 जनवरी का एक इंटरव्यू आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से लिया गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस पाठ पर गलत टिप्पणी किया और उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी अपनी प्रसन्नता के लिए यह लिखे हैं, इसको कोई करोड़ों करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता है। और इस इंटरव्यू को जब आपके मीडिया बंधुओं के चैनलों के माध्यम से मैंने देखा तो चूँकि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्योंकि जिस ग्रंथ को बता रहे हैं कि कोई करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता, उस ग्रंथ को रामचरितमानस पाठ हम लोग कराते हैं, अखंड रामायण के रूप में हम लोग 24 घंटे का पाठ कराते हैं। और प्रभु श्री राम जी जो हम लोगों के आराध्य हैं, उनके जीवन वर्णन और के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, तो उस धार्मिक ग्रंथ के बारे में इस तरह की का जो उनका गलत टिप्पणी है, उससे मैं आहत हुआ। और आहत होने के बाद मैंने प्रार्थना पत्र पुलिस कमिश्नर वाराणसी को दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं न्यायालय के शरण में गया। चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ तो अधिवक्ता साथियों के साथ मैं न्यायालय में गया और न्यायालय का शरण लिया
और न्यायालय में जाकर मैंने 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया और उस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई, मगर बाद में वो खारिज हो गई। फिर मैं वकील हूँ और वकील होने के नाते मैं संघर्ष किया और आगे इस लड़ाई को लड़ने की नीयत से मैं जिला जज के यहाँ रिवीजन दाखिल किया, जो MP MLA ADJ कोर्ट में वो जो ट्रांसफ़र होके गई और वहाँ सुनवाई हुई। और सुनवाई होने के बाद MP MLA कोर्ट ADJ कोर्ट हमारी उस प्रार्थना पत्र पर सहमत होते हुए निचली अदालत को आदेशित किया कि आप पुनः सुने और फिर से गुण दोष पर डिसाइड करें। फिर निचली अदालत फिर पुनः सुनी और अब जाकर वो हमारे उन 156(3) के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय सहमत होते हुए समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए थाना कैंट को आदेशित किया था। और थाना कैंट मुकदमा को पिछले 1 महीना तक हो गया, वहाँ भी लड़ना पड़ा हमको, क्योंकि आदेश जो है 1 महीना पूर्व का है, मगर हमको वहाँ भी लड़ाई लड़ते हुए आज जाकर FIR होकर कॉपी मिली, जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि 295A 153A 505 सब क्लास 2 IPC के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। चूँकि उस समय IPC चल रहा था, इस समय BNS चल रहा है, मुकदमा पंजीकृत। तो मैं न्यायालय के आदेश को अक्षरशः पालन कराने के लिए मैं प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि अब उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई जो है थाना कैंट करें और जो भी न्यायिक व्यवस्था में उनके खिलाफ सजा है नियत है वो उनको मिले। और ऐसे लोग जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं या उसके खिलाफ जो एजेंडा चलाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी मैं बता दूं, जब जनप्रतिनिधि थे तो मुझे उनको नोटिस भेजने तक के लिए जो है सदन से अनुमति और तमाम क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, उससे इतना मेहनत करने के बाद 2.5 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। और देखिए इसमें लगभग 3 साल के सज़ा है। अब मैं कोर्ट आगे तय करेगी कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उसी धाराओं में आरोप पत्र आता है, क्या आता है वो तो सब चूँकि विवेचक महोदय हमारे बयान और साक्ष्य पे सब नियुक्त तय होगी, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। क्या एक बार बयान वो रिवाइज कर लीजिए, कौन सा बयान था देखिए वो आप देखिए हुए? उनका बयान जो था कि वो कह रहे थे कि इस रामचरित्र मानस पाठ को कोई करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ते हैं। अरे भाई, और तुलसीदास जी जो हम लोग के पूज्य हैं, उनको उन्होंने कहा कि अपनी प्रसन्नता के लिए लिखे हैं, जिसको हम लोग पूज्य मानते हैं, हमारे धर्मगुरु के स्वरूप हैं वो। और उन्होंने जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं, उनके जीवन वर्णन पर रामचरितमानस का पूरा पाठ है, उसको कोई करोड़ों हिंदू नहीं पढ़ता है। ये कहाँ से इनको मिल गया, पुष्टि हो गया कि कोई हिंदू नहीं पढ़ता? कौन बता दिया उनको, कौन अधिकार दे दिया? अगर मैं हिंदू हूँ और हर एक हिंदू उसको पढ़ता है और हिंदू होने के नाते मेरी धार्मिक भावनाएं इस बात पर आहत हुई और मैं इसी के लिए मुकदमा पंजीकृत कराया। यूपी के मथुरा पुलिस ने 2 गेस्ट हाउसों पर छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। चौक रोड के दीपक गेस्ट हाउस और हाईवे क्षेत्र के देव पैलेस होटल से कुल 13 लोग पकड़े गए, जिनमें 10 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने अश्लील सामग्री भी जब्त की है। दीपक होटल का मालिक पकड़ा गया, जबकि दूसरा फरार है। लंबे समय से मिल रही सूचनाओं के बाद कार्रवाई की गई। सीओ आशना चौधरी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 4/9/25 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शहर में कुछ अवांछित गतिविधियां चल रही हैं। इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दीपक गेस्ट हाउस में छापेमारी की गई, जहां पर दीपक गेस्ट हाउस के ओनर दीपक खंडेलवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। इसके साथ ही हमें 5 युवतियाँ और एक और युवक हमें वहां पर मिला है आपत्तिजनक स्थिति में। साथ ही साथ थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत देव पैलेस नामक होटल में छापेमारी की गई, जहां पर 6 युवतियां बरामद हुई। कुछ भौतिक साक्ष्य मिले। इन युवतियों के बयान अंकित किए जा रहे हैं तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी के सराय अकीद क्षेत्र में ग्राम प्रधान सद्दाम हुसैन की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। वह 2 युवकों के बीच चौराहे पर पिटाई के मामले में फरार था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस टीम गठित की गई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रधान पर पहले से भी गौ तस्करी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस अब पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। देखिए, आज दिनांक 4 सितंबर 2025 को थाना सरायकिल क्षेत्र के फकीराबाद चौराहे पर एक पक्ष के लोगों के द्वारा दूसरे पक्ष के कुछ लोगों के साथ काफ़ी बुरी तरीके से उनके साथ मारपीट की गई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी। जो घायल थे उनको आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया था।
घायल के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना सरायकिल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग के नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। आज रात में थाना सरायकिल को सूचना प्राप्त हुई कि जो उक्त अभियोग के नामित अभियुक्त हैं वो तिल्हापुर मोड़ से नेवादा की तरफ आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम द्वारा उनकी कॉम्बिंग की गई और उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो वो अभियुक्त एक स्कॉर्पियो गाड़ी से नेवादा से फकीराबाद की तरफ भागने लगे और पुलिस द्वारा उनको दोनों तरफ से घेरने का प्रयास किया गया। तो वो लोग इमली गांव में आम के बाग की तरफ भागने लगे और जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा उनको उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर स्थित रुपई डिहा इलाके में रात में उड़ते ड्रोन और चोरी की घटनाओं से दहशत फैली हुई है। दशहरा बाग नई बस्ती समेत कई मोहल्ले के लोग रात भर पहरा दे रहे हैं। लोग जागते रहो के नारे लगाकर गश्त कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम रात 1 बजे मौके पर पहुंची तो देखा कि लोग अपने घरों के दुकानों के बाहर जाग रहे थे। पुलिस गश्त कर रही है लेकिन डर बना हुआ है। लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। रुपडिया में चोरी की अफवाहों को लेकर अब लोग अपने घरों के सामने मोहल्लों में पहरेदारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां रुपडिया पुलिस भी गश्त कर रही है, चप्पे चप्पे पर रुपडिया पुलिस इस समय तैनात है। अभी रेलवे स्टेशन रोड और तमाम इलाकों में रुपडिया पुलिस ने गश्त किया, पूरे इलाकों को छाना। इसके साथ हम भी थे। अब आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरे ये मोहल्ले के लोग हैं, ये पूरे मोहल्ले के लोग हैं, ये पूरा गश्त कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में चोरी की अफवाहें ज़्यादा उड़ रही हैं, लोग ड्रोन की अफवाहें उड़ा रहे हैं, चोर की अफवाहें हैं। इससे लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। हम बात करते हैं कि क्या है मामला और किस लिए इन लोगों में दहशत व्याप्त है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार सोनी। अच्छा, क्या मामला है? अभी आधा घंटा पहले हमारे दुकान के शटर पे लात मार के गया, अकेला आदमी था, लेटा हुआ था। छीना झपटी में उनकी घड़ी भी फूट गई है, हमारे पड़ोसी की, जो गाड़ी खड़ा करके गए हैं और उनको पकड़ नहीं पाए हैं। रात भर हम लोग परेशान रहते हैं। नहीं, आप लोग कितने दिनों से पहरेदारी कर रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता से हम लोग परेशान हैं। नहीं, मतलब क्या है, मतलब क्या मामला है, किस प्रकार से चोरी की अफवाह है, क्या है, पूरी बात बताएं। अफवाह की हकीकत है तो पता नहीं। अभी दिखे? अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश शर्मा। अच्छा शर्मा जी, मतलब क्या है, मतलब ये जो आप लोग पहरेदारी कर रहे हैं, पूरे इलाके के लोग जग कर लाठी से लैस हैं और जग रहे हैं, क्या है मामला? ये चोरी का मामला है। चोर पीछे पीछे रास्ते से आते रहते हैं, हाईवे से कोई नहीं आता है। पिछले दहशत में हम लोग। तो मैं जानता होता तो शायद आपके सामने और एसओ साहब के सामने मैं सुबह ही पेश कर देता। अगर मैं जानता तो पेश कर देता। उसको जब मैंने टेच किया, उसने क्या किया, मेरे ऊपर वार किया, फिर उसने मेरा गट्टा पकड़ा। ये घड़ी साबुत है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, घड़ी साबुत है। उसने मेरा घड़ी फोड़ दिया और सीधे उसने भाग के निकला सर। फिर हम लोगों ने कोशिश किया, बगिया तक भगे। 20-25 मिनट हम लोगों ने जब वो किया, इसके बाद में जब डर लगा तो अभी तत्काल में एक आदमी हमको दिखा। और ये आज पहले दिन नहीं है, ये बंटू प्रमुख जी की बगिया है पीछे। आज तीसरा दिन है जो हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, खाना पानी हराम है। अब हम लोग सोएं, अपना घर बचाएं या क्या करें। सबसे लोगों में चोरी की जो अफवाहें हैं काफ़ी फैल चुकी हैं, इसलिए लोग अपने घरों के सामने गश्त कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी लगातार यहाँ गश्त कर रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। थाने के जो SHO साहब हैं और तमाम जो स्टाफ है वो यहाँ गश्त करते नजर आ रहे हैं। वहीं लोग भी यहाँ काफ़ी जागरूक होकर पहरेदारी कर रहे हैं चोरी की अफवाहों को लेकर। रामजी सोनी, सुदर्शन न्यूज। यूपी के बिजनौर में आम के पेड़ से युवक का शव लटकता मिला। घटना शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के जैन फार्म की है। शव को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन वजह पता नहीं चली। पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। मोहल्ले में ही एक टीटू भाई है, तो उनके यहाँ एक एम्बुलेंस वाला आया। पुलिस वालों ने फोटो भेजा, आधार कार्ड इसका। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे बात है, उसने फांसी लगा ली है। तो जानकारी थी तब हम आए। अच्छा, कैसे, मतलब ये क्या वजह लग रही है? कोई वजह परेशानी पता नहीं, ये तो क्या है, क्योंकि कुछ दिन से भैया से नहीं बोल लिया था, मुझसे भी नहीं बोल लिया था। मतलब ऐसी था, कुछ ना कुछ टेंशन इसकी पारिवारिक थी। पत्नी बच्चे साथ में नहीं रहते थे? नहीं, साथ में रहते थे। अब कहाँ से गए? अब ये बता रहा है भैया नूरपुर से। क्या काम करते? ये MR था, दवाइयों कंपनी। हाँ, दवाई कंपनी है। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से खबर है, जहां 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपी को फांसी देने की मांग की।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सिटी थाने का घेराव किया। आरोपी ऑटो ड्राइवर राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना सोमवार को स्कूल से घर छोड़ते समय हुई थी। बुधवार को आरोपी पकड़ने के बाद नगर में भारी आक्रोश रहा। प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। 2 सितंबर को पेरेंट अपनी 5 वर्षीय बच्ची को लेकर आए थे, मतलब एक आवेदन लेकर आए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि जो ऑटो चालक है उसे बच्ची को से लाता ले जाता है, उसने इसके साथ गलत काम किया है। तो बच्ची के घर में जाके उसकी काउंसलिंग की गई और उसने जो अपराध से पकड़ाया तो आरोपी की तलाश की गई और आरोपी को अभी विवेचना में सिद्ध पाया गया और आरोपी को जेल न्यायालय प्रस्तुत करके जेल भेजा गया है। गत दिनों गंजबाता शहर में एक ऐसी आपराधिक घटना घटी है जो कि शब्दों में तो खैर बयान नहीं हो सकती है। एक 5 साल की मासूम बच्ची जो कि नियमित रूप से स्कूल जाया करती थी, एक ऑटो चालक ने जब उसको लेकर घर जा रहा था तो उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद एकांत में ऑटो ले जाकर उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ बलात्कार किया। तो 5 साल की बेटी, आप सोचिए 5 साल की बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ है। तो आप और हम इस समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप मतलब मैं सब लोगों से ये अपील करता हूं कि हम समाज में रहकर मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों के प्रति तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं सरकार, अभी हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, आरोपी के प्रति हमने फांसी की आज मांग की है और उसके घर पे बुलडोजर चढ़वाने की मांग की है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में मुगली ग्राम पंचायत के कामतनाटटी गांव में छात्र सड़कों की बदहाली से परेशान हैं। बारिश में कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाना पड़ रहा है। 30 से अधिक परिवारों को इसी रास्ते से आना जाना होता है। छात्रों ने ग्राम पंचायत के सामने विरोध प्रदर्शन कर विधायक पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को याचिका दी गई, जिन्होंने जल्द सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शांवलिया सेठ मंदिर में जल झूलनी एकादशी पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। दूसरे दिन 450 किलो चांदी के रथ में विराजमान भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। रथ पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई और भक्तों ने हाथ से रथ खींचा। शोभा यात्रा के दौरान इंद्रदेव की बारिश ने वातावरण भक्तिमय कर दिया। रात्रि में भजन, संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी ने आयोजन को भव्य बना दिया। हजारों श्रद्धालु इस धार्मिक पर्व के साक्षी बने। नई दिल्ली में सुदर्शन न्यूज द्वारा आयोजित आयुष कॉन्क्लेव में पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल को एक्सलेंस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी और सुदर्शन न्यूज चेयरमैन सुरेश चौहान के जी के कर कमलों से प्राप्त हुआ। विनय जायसवाल न सिर्फ विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपने जिले में राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि पडरौना नगर की सम्मानित जनता का है। उनसे बात की दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने। सुनिए। पडरौना नगर पालिका को यहाँ पर दिल्ली में सम्मान मिला है। आयुष सुदर्शन के आयुष कॉन्क्लेव में वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के अध्यक्ष विनय जायसवाल जी को केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव जी ने सम्मानित किया है। हम बात करते हैं विनय जी से। विनय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके सुदर्शन चैनल का जो एक राष्ट्रवादी चैनल है। और जिस तरह से विनय जी आपने नगर पालिका चेयरमैन बनने के बाद जो काम किया है, आज आपको उस काम का सम्मान मिला है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पडरौना जो एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, प्रदेश का सबसे अंतिम छोर है, और वहाँ से सुदर्शन न्यूज के द्वारा जो मुझे सम्मान दिया गया है और बहुत गर्व का विषय है पूरे जनपद कुशीनगर के लिए, खास करके पूर्वांचल के लिए, कि दिल्ली में आज इस नगर पालिका परिषद पडरौना को सम्मानित किया गया है। और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है कि जब नगर पालिका चेयरमैन में हुआ तो मन में हम लोग संघर्ष के दम पर आए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा संघ का संयोजक होने के नाते और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे नगर पालिका अध्यक्ष की, नगर पालिका में नगर सेवक के नाम से मुझे जाना जाता है, न कि नगर अध्यक्ष के नाम से। और मैंने, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक कार्य हो, हर कार्यों को मैंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। अभी आप देखेंगे जब कोरोना काल आया था
तो पूरे तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने खुल के काम किया था, चाहे वो घर घर मास्क बंटवाना हो, सैनिटाइज़र बंटवाना हो, ऐसा भी काम हम लोगों ने किया था। और लगभग 2.5 महीने तक लगातार भोजन बनवाना और घरों तक भिजवाना, ऐसा भी काम हम लोगों ने किया था। अभी हमारे नगर पालिका में आप देखेंगे तो रोटी बैंक की स्थापना, कि कोई भूखा न रहे उसके लिए रोटी बैंक की स्थापना। और अगर कोई बाहर से आ रहा है और उसे अपने गंतव्य पर जाना हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अंतिम छोर पर हम लोग हैं, तो वहाँ कनेक्टिविटी गाड़ियों की बहुत नहीं है, तो एक पथिक वाहन हमारे वहाँ है जो रात को 8 बजे से लेकर 1 बजे तक ऐसे कोई राहगीर जो आते हैं, जो गाड़ी के अभाव में नहीं जा पाते, उनको निःशुल्क भेजने का कार्य करना हो, या जो हमारे कुएं हैं, एक बहुत बड़ा कार्य। जैसे कुओं के बारे में कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से कुएं महत्वपूर्ण है कि जहाँ कुएं होते हैं वहाँ कभी पानी पॉल्यूटेड नहीं होता है और पानी का लेवल कभी समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे 98 कुएं हमारे नगर पालिका क्षेत्र में थे जिनको जो एकदम मृत प्राय हो गए थे, लोगों ने कब्जा कर लिया था। ऐसे 98 कुओं को रिनोवेट करना, उनके पानी को शुद्ध करना, अभी तत्काल में नहाने योग्य तक का हम लोगों ने बनाया। ऐसे 98 कुओं का हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया है। और ऐसे तमाम कार्य जो सामाजिक क्षेत्र में होते हैं नगर पालिका परिषद पडरौना के द्वारा, जैसे अगर किसी का देहांत हो जाता है, गरीब है, तो उसके लिए 5 कुंटल लकड़ी की व्यवस्था, उनके क्रियाकर्म के लिए व्यवस्था, ये सब व्यवस्था भी नगर पालिका करती है। और एक और बड़ा काम नगर पालिका करती है, मैं दावे के साथ करता हूँ कि पूरे भारत में ऐसा कार्य नहीं है, कि जो हमारे वहाँ महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं जिनके वजह से हम आज़ाद हुए, या हमारे कुलगुरु हैं, ऐसी जो हमारे वहाँ 16 मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उस सभी मूर्तियों को प्रतिदिन हमारे वहाँ नगर पालिका परिषद पडरौना के द्वारा मूर्तियों को नहलाया जाता है और प्रतिदिन एक माला उन मूर्तियों को पहनाया जाता है, क्योंकि उनके वजह से ही आज हम लोग स्वतंत्र हैं। तो ये काम भी नगर पालिका करती है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज़ है, और उन्होंने अपने माध्यम से यह पता लगाया, और नगर पालिका इतनी दूर की नगर पालिका, यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर दूर है पडरौना, और वहाँ पर अपने माध्यम से करके और नगर पालिका परिषद पडरौना को उन्होंने चयन किया। नगर सेवक के रूप में मुझे यहाँ दिल्ली में सम्मानित आज किया गया है। मुझे गर्व महसूस होता है, और यह वही चैनल कर पाएगा जो निश्चित तौर पे राष्ट्रवादी होगा और सच दिखाने की जिसके अंदर ताकत होगी। और आज मुझे मेरे सभी सम्मानित पडरौना के सभी हमारे पितातुल गार्जियन, हमारी देवी स्वरूपा माताओं के द्वारा जो मुझे प्यार स्नेह दिया गया था, उसके स्वरूप जो मुझे आज दिल्ली में सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं अपने सभी पडरौना के निवासियों, हमारे सभी सम्मानित पितातुल गार्जियन, हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, सभी छात्र भाइयों, हमारे नगर पालिका के सभासदगण, हमारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारीगण, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास से आज नगर पालिका का सम्मान इस दिल्ली में जो देश की राजधानी है वहाँ पर बढ़ाने का कार्य जो सुदर्शन न्यूज़ ने किया है, यह सब संभव हो पाया। आप सभी हमारे पडरौना के नगरवासियों से, हमारे नगर पालिका के सभी सम्मानित सभासदगण की वजह से मैं एक बार फिर से राष्ट्रवादी चैनल सुदर्शन न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ख़ास करके इनके प्रधान जो संपादक हैं आदरणीय अशोक चौहान जी, उनका भी सुरेश चौहान जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातें कह दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पडरौना नगर पालिका के अध्यक्ष विनय जायसवाल जी, जिनको आयुष कॉन्क्लेव में दिल्ली में सम्मानित किया गया है। और वाकई उन्होंने सही कहा कि जिस तरह से 900 किलोमीटर दूर हमने नगर पालिका का चयन किया, जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से राष्ट्रभक्ति की भावना जगा रहे हैं, जिस तरह से माल्यार्पण महापुरुषों की प्रतिमाएं पर डेली हो रही है, उसको स्नान कराया जा रहा है, इनका जो कार्य है काफ़ी सराहनीय योग्य काम है। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।